प्रणाम दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। और इस साल 24 की ये मेरे फर्स्ट अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सपरिवार सकुशल रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस घटनाक्रम में मैं आपको जनपद टिहरी की एक रोमांचक घटना सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, टिहरी डैम आप लोग गए होंगे, यदि नहीं गए हैं तो देहरादून से नरेंद्र नगर से टिहरी के बाद घनसाली, एक टिहरी जनपद का एक ब्लॉक है। घनसाली पहुँचे, घनसाली के बाद एक रूट जो है वो चिरबटिया होते हुए, बहुत हाइट पे है चिरबटिया, लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पे, और वो रोड वहाँ से बसु केदारनाथ के लिए चली जाएगी, या तो वो एक रोड तिलवाड़ा आ जाती है। दूसरी रोड जो बाएं हाथ की ओर कटेगी वो 11 गांव हिंदाव की ओर जाएगी, और जो ये घटना जो हुई थी वो 11 गांव हिंदाव में ही हुई थी। यानी 11 गांव हिंदाव, 11 गांवों का एक समूह है जिसको हिंदाव नाम पे जाना जाता है। और यहाँ के प्रसिद्ध बडोली जी जो थे वो उत्तराखंड के, जिन्हें गांधी भी कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली भी इसी 11 गांव हिंदाव में अखोड़ी नामक ग्राम में है। दोस्तों, ये घटना 31 दिसंबर 2010 की है। साल का आखिरी दिन था और ये घनसाली से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक जो वहाँ पे जो प्लेस था, वहाँ पे एक नाला था, और नाले के ऊपर रोड के थोड़ा सा 50 मीटर ऊपर एक अकेली मकान है। और जहाँ पे जो व्यक्ति रहता था उसने अपने रोज़गार के लिए कुछ मुर्गियों का पालन वहाँ पे किया था। धीरे धीरे उसकी मुर्गियाँ बढ़ी, परंतु उस साइट पे उस समय कोई आदमखोर गुलदार सक्रिय तो नहीं था, परंतु उन मुर्गियों के चक्कर में वहाँ पे एक गुलदार जो था वो लगभग हर हफ्ते उसकी 1 या 2 मुर्गियों को उठा के ले जाता था। कभी दरवाज़ा तोड़ के, कभी दरवाजे से खोल के वो उसकी मुर्गियों को ले जा रहा था। 31 दिसंबर रोज़ की तरह शाम के 7 बजे शायद गुलदार उस दिन भी घूमता घामता वहाँ पहुँच गया, और उसने आज देखा कि उसका 4 साल का जो बेटा था वो मुर्गियों और उस गुलदार के बीच में एक प्रकार से दीवार जैसी खड़ी हो गई थी। यानी वो शायद वो मुर्गियों के दरवाजे पे बैठा रहा, और गुलदार ने देखा यार कि ये जब तक ये बैठा रहेगा तब तक मैं मुर्गी को उठा के तो नहीं ले जा सकता हूँ। इसलिए गुलदार ने तुरंत उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसको मुंह में दबाए हुए भाग निकला। तो उसके चिल्लाने से हल्ला गुल्ला हो गया, और सारे लोग तो क्या थे, वहाँ पे अकेली मकान थे, वो इनके परिवार वाले हो हल्ला करते हुए गुलदार का पीछा किया उन्होंने। और गुलदार सड़क से नीचे जो नाला था, नाले के नीचे बहुत झाड़ियाँ थी, वहाँ उस बच्चे को लेके चले गया। तब तक तो सारे इधर उधर जो और दूर के गांव वाले थे वो भी वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे की खोजबीन की, और थोड़ी देर बाद उसकी डेड बॉडी वहाँ मिल गई। वो लोग उस डेड बॉडी के साथ रात भर वहीं रहे, और उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट को कॉल किया, और फॉरेस्ट वाले भी वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद उन्होंने अपने वाइल्ड लाइफ चीफ के लिए जो वो था रिकमेंड किया उसको आदमखोर घोषित करने के लिए। बाकी सारे 11 गांव हिंदाव में ये घटना फर्स्ट बार हुई थी, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे जाम कर दिया रोड को, और उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई शिकारी इस नहीं पहुँचेगा, जब तक परमिट जारी नहीं होगा और शिकारी नहीं आएंगे, तब तक हम रोड किसी भी हालत में नहीं खोलेंगे। दोस्तों, मैं 27 जनवरी को सुंदर खाल वाला जो टाइगर था उसको मार के मैं घर पहुंचा था, और उस समय ये लगा लो कि हम लगभग 1-1.5 महीने हम रामनगर कॉर्बेट पे रहे थे, और उसके बाद अब हम घर आए थे। वहाँ मुझे चंदोला जी भी मिले थे, और यहाँ तक कि एक रात जब सुंदर खाल में एक लेडीज़ को
उस टाइगर ने किल किया था और उसके बाद एक सांभर का किल किया था। तो उस सांभर पे ठाकुर दत्त जोशी हुए और फॉरेस्ट गार्ड मढ़वाल हुआ, ये लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस दिन उस टाइगर पे फायर भी किया था। तो उस दिन जब रात 11-12 बज गए थे तो फिर मैं चंदोला जी और मैं हाथियों को लेके उनको लेने गए थे जंगल में, क्योंकि हमने बोला यार अब तो फायर हो गया है टाइगर पे, यदि टाइगर को गोली लग गई होगी तो वो दोबारा तो आएगा नहीं और ये लोग रात भर खाली पेड़ों पे मचान पे ही बैठे रहेंगे। इसलिए हम लोग उनको उस दिन भी लेने गए थे। इसलिए चमोला जी के साथ वो काफ़ी टाइम से जो थी उनके साथ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों टिहरी डीएफओ ने मुझे कॉल किया और रावत हमारे यहाँ घनसाली प्रखंड पे एक केस हो गया है और लोगों ने रोड जाम कर दी है, आप किसी भी हालत में आज ही यहाँ पहुँचे और ताकि रोड खुल सके। और जो लेपर्ड को है वो वाइल्ड लाइफ चीफ ने आदमखोर घोषित कर दिया है। तो दोस्तों मैं गैरसैंण से चल के कणप्याग से श्रीनगर और श्रीनगर से ऊपर पोखाल वाली रोड होते हुए घनसाली पहुंचा। दिन में 2:30 बजे में घनसाली रेंज कार्यालय पहुंच गया था। फिर वहां पे वार्ता के लिए उन्होंने बोला भाई आप जल्दी से जल्दी जो है जहाँ पे गंवड़ी नामक जो स्थान है वहाँ पे पहुँच जाएं। और वहाँ पे लोगों ने अभी तक रोड जाम करके जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तब तक रोड नहीं खुलेगी। तो हम तुरंत फॉरेस्ट वालों ने अपनी गाड़ी से मुझे गंवड़ी नामक स्थान पे पहुँचाया। जब मैंने वहाँ पे देखा तो पुल के बगल पे रोड में सारे लोगों ने रात भर पूरी आग जला रखी है और सारे लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। तो फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो फॉरेस्ट वालों ने उनको बताया कि परमिट जारी हो गया है और गैरसैंण से लखपत रावत शिकारी जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। उसके बाद उनसे वार्ता हुई और उन्होंने तब फिर उस जाम को खोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कब तक इस गुलदार को मार दोगे। मैंने उनको बताया कि मारने और बचाने वाला मैं नहीं हूँ, मारने बचाने वाला ऊपर है, जब इसकी मौत होगी तभी मारा जाएगा, परंतु मैं अपनी जो कर्म है मैं अपने कर्म करता रहूँगा, यदि इसकी मौत होगी तो ये मारा जाएगा। फिर हमने फॉरेस्ट वालों को कहा कि यार किसी भी प्रकार से आप ओपन गाड़ी कर दें, क्योंकि इसका किल एक ही है और कल रात से ये लोग सारे लोग इस पे बैठे हुए हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गुलदार जो है यहाँ पे पहुँचे। इसलिए हम और गाँवों को भी इसको सर्च करते हैं, क्या पता ये किसी और गाँव पे न चले जाए। तो वहाँ पे हमें खुली कैंपर तो मिली नहीं, न फॉरेस्ट के पास खुली कैंपर थी, इसलिए वो एक बंद कैंपर जैसे जो था ट्रोला जैसा उसको ले आए। और उस पर जब मैंने देखा तो इस पर तो फायर करने के लिए नीचे से कहीं से है ही नहीं, केवल आज हम इसकी छत पे ही बैठ सकते हैं और छत पे बैठ के ही हम सर्च कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने सोचा चलो आज क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, चलो आज इसी से सर्च कर लेते हैं। तो हम अब शाम का इंतज़ार कर रहे थे, तब तक हमने उसी गाड़ी में बैठकर जो नाला था जहां वो बच्चे की बॉडी को ले छोड़ी थी उसने, उसी पे ध्यान लगाए हुए हम लोग बैठे रहे। क्या पता, हमने बोला अब ये जो भीड़ भाड़ है ये भीड़ भाड़ क्षण निपट गई है, निकल गए हैं लोग, क्या पता गुलदार न निकल जाए। परंतु दोस्तों गुलदार वहाँ नहीं पहुँचा। अब शाम को हम अपनी तैयारी में थे कि अब हम शाम को और गाँव पे जहाँ जो गांव है इसके नज़दीक के उन पे हम लोग जाएंगे और सर्च करेंगे। सर्च में हमको गुलदार पक्का दिखाई देगा। दोस्तों जी मैं अब तैयारी कर रहे थे, तब तक हमें वाइल्ड लाइफ चीफ चंदोला जी का फ़ोन आता है कि रावत आज आप जो है इस गुलदार को शूट मत करना और बशर्ते 1-2 दिन बाद इसे शूट कर लेना। तो मैं पहले समझा ही नहीं, मैंने वाइल्ड लाइफ चीफ साहब भी ऐसा कह रहे हैं कि आपने परमिट जारी कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं इसको शूट मत करो। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि रावत आज मालूम है तुम्हें क्या है। मैं सब मालूम नहीं। अरे आज पहली तारीख है, साल का पहला दिन है 11 का, और आज ही कोई लेपर्ड यदि मारा जाता है तो लोग क्या बोलेंगे, वही कि वाइल्ड लाइफ चीफ ने आज फर्स्ट डे को ही लेपर्ड को मरवा दिया। हाँ मैं तब समझा यार वास्तव में सही है, ये तो जीव प्रतिपालक हैं और आज फर्स्ट डे को ही इस प्रकार का वो करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बोला ठीक है सर आप चिंता मत करो, मैं आज के तारीख को इस गुलदार को शूट नहीं करूँगा, फिर तब देखेंगे कब तक मैं इसको शूट कर पाऊँगा। फिर दोस्तों उसके बाद हम वहाँ से अंधेरा हो गया था और हमने अपनी सर्चिंग शुरू कर दी। जब हमने अपनी सर्चिंग शुरू की तो हम केवल
ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर भी नहीं चले थे, तब तक हमने देखा एक बड़ा सा गुलदार जो है वो नीचे नाले से निकल कर रोड क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है। और हम उसको देखते रह गए, अरे ये गुलदार, तो अभी तक तो हम यहाँ पे थे, ये कब निकला यहाँ से। फिर वो ऊपर निकल रहा था तो मैंने गाड़ी वाले को पूछा, यार क्या आप ये बताओ कि ये गुलदार ऊपर जा रहा है, यहाँ जाने के लिए गाड़ी की रूट है? बोला हाँ सर, यहाँ से आगे जाएंगे, आगे से ये रूट है और इस पर 5-6 बैंड है ऊपर के लिए, और उसके बाद ऊपर एक गाँव है। तो मैंने बोला चलो उस पर ही गाड़ी को डालें, क्या पता इन बैंडों से क्रॉस करते हुए ये हमको ऊपर दिखाई देगा कहीं ना कहीं। फिर हम उस पर बैंडों पे सर्च लाइट करते करते गाड़ी को धीरे धीरे चलते हुए हम लोग लास्ट जहाँ पे वो गांव था वहाँ तक पहुँच गए, परंतु हमें गुलदार वहाँ नहीं दिखा। फिर वहाँ पे जब गांव वालों ने हमारी लाइट हाइट देखी तो उसके बाद क्या किया, वो लोग वहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के गपशप लगाने लगे। तो हमने उस गुलदार के बारे में उनसे पूछा कि कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, कहाँ दिखता है ज़्यादा। उन्होंने हमें बताया कि ये गुलदार जो है बहुत शातिर है। एक बार ऐसा हुआ कि शाम को कुछ लोग जो थे वो कहीं कोई पांडव लीला इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा था, उसमें देखने जा रहे थे उसको, और शाम रात का समय था, रात तो समझ लो 9 बजे के लगभग का समय था। तो ये कम से कम 7-8 आदमी थे और इनके साथ एक कुत्ता था। तो कुत्ते को शायद गुलदार की गंध लग गई थी, और कुत्ता जहाँ भी ये लोग जाए उनके बीच में, आधा लोग पीछे और आधा लोग आगे, और उसके बीच में कुत्ता चले जाए। तो ये लोग समझ नहीं पाए कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, या तो कुत्ता आगे रहता या तो पीछे रहता, परंतु ये कुछ आदमियों के बीच में उनके साथ चल रहा था। तो दोस्तों वो बताते हैं कि थोड़ा दूर चलने के बाद गुलदार सीधा आया और उसने उन आदमियों के बीच से उस कुत्ते को पकड़ लिया और सीधे उठा के मुंह में उठा के उसको लेके भाग गया। तो लोग बड़े आश्चर्य में रह गए, यार ये कैसा गुलदार है जो आदमियों के बीच से कुत्ते को उठा के ले जा रहा है। तो उससे मैं समझ गया था कि ये गुलदार बहुत ढीठ हो चुका है, और ये इसके जो दिल में है वो अब आदमियों का भय समाप्त हो गया है। यानी ये अब आदमखोर तो हो गया है क्योंकि इसने एक बच्चे को किल कर दिया है, परंतु ये भविष्य में बहुत खतरनाक आदमखोर बनेगा क्योंकि इसके दिल से आदमी का भय धीरे धीरे हट रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी बैक की और फिर हमने बोला अब इसको रोड जो नीचे वाली रोड है उस पर चलते हैं और वहाँ से इसको सर्च करते हैं। हमने गाड़ी बैक करके हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मीटर ही चले थे, तब तक मैं देखता हूँ रोड पे एक गुलदार जो है बिल्कुल रोड पे घिसटता हुआ जैसे घात लगाए हुए धीरे धीरे आगे चल रहा है, और हमारी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ रही है। अरे मैं बोले ये क्या है भाई, ये गुलदार कैसे आ रहा है यहाँ, और वो हमारी गाड़ी के बगल पे रोड से ही हमारे गाड़ी के बगल से और आगे बैठ गया। तो उस समय मेरे साथ चाचा श्याम सिंह थे, मैंने चाचा को बोला चाचा इस पर लाइट मारो। उन्होंने लाइट मारी तो मैं गाड़ी की वो जो ट्रॉले के छत पे बैठा हुआ था, तो जब मैं एम कर रहा था तो बहुत एक्यूरेट एम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पर इतनी जगह मेरे पास थी नहीं कि मैं आराम से फायर कर सकूँ। फिर भी मैंने उसका एम किया और फायर कर दिया। मैंने फायर किया तो मैंने देखा गुलदार उठा और वो जो मेंढ थी खेत की उसके पली तरफ जाके बैठ गया, यानी अब वो हमको नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा यार इतने 50 मीटर 50 गज भी नहीं है, 50 गज पे गोली नहीं लगी। फिर भी हमने बोला क्या पता ये इसके बैक साइड बैठ गया है। तो हम फटाफट उस ट्रॉलर से नीचे उतरे और लंबे जाके उससे ठीक सामने पार चले गए ताकि हम पार से देखें, तो ऐसे लाइट मारेंगे तो यहाँ ये गुलदार दिख जाएगा। तो हम फटाफट पार गए, उधर से हमने जो लाइट मारी तो गुलदार हमको उस खेत के कॉर्नर पे बैठा हुआ दिख गया, परंतु जो हमने लाइट मारी तो गुलदार समझ गया कि इन्होंने मेरे को देख लिया है और बहुत तेज़ी से नीचे की ओर भाग गया। यानी मैं चंदोला जी को जो मैंने एक बताया, चंदोला जी ने जो मेरे को बोला था, मैं उन चीज़ों को भूल गया, परंतु ऊपर वाले की कृपा रही कि 50 मीटर पे भी या 50 गज पे भी जो है उस गुलदार को गोली नहीं लगी। और उसके बाद हम लोग वो जब नीचे आए तो मैंने बोला चलो फटाफट चलते हैं, क्या पता ये नीचे आ जाए ये गुलदार तो हमको नीचे दिखाई देगा। तो फिर दोस्तों हम सुबह 4 बजे तक पेट्रोलिंग करते रहे, परंतु ये गुलदार हमको दोबारा नहीं दिखा। जब हमें दोबारा नहीं दिखा तो हम उसके बाद सुबह जो हमारे लिए उन्होंने सांता खाल में एक कमरा कर रखा था, उस कमरे पे गए, थोड़ा हमने आराम किया और 7 बजे के लगभग हम लोग उठे और फिर हाथ मुँह धोकर हम गाँवड़ी की उस स्थान पे पहुंच गए जहां लोग कह रहे थे कि आइए गुरुजी आप सुबह आना, सुबह हम आपको गुलदार दिखा देंगे। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने एक नाले से
एक बताया कि सब देखो इसके नाले के ऊपर वो पत्थर है, पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। मैंने वास्तव में देखा, धूप निकल रही थी, जाड़ों के दिन थे, और तब तक वो गुलदार उस पत्थर के ऊपर आके धूप सेकने लगा। तो मैंने दूरबीन ले जा रखी थी अपनी, मैंने दूरबीन से देखा, अरे वास्तव में यार ये तो बहुत बड़ा गुलदार है और ये निडर भी है, लोग इधर उधर से देख भी रहे हैं और ये डेली इस पत्थर पे बैठ जाता है। तो मैं सोचा यार क्या करूं, मैं नीचे जाऊं और इसको वहां शूट करूं। फिर भी मैंने बोला यार इससे बढ़िया तो ये शाम को जब और जगह निकलेगा वहाँ फायर करने में बढ़िया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा तो ये कम से कम 600 मीटर नीचे है, और उसके बाद क्या पता ये हमारे मूवमेंट को इस प्रकार से देख ले कि ये मेरे पे आ रहे हैं और ये कहीं इधर उधर न खिसक जाए। फिर मैं अपने वहाँ जो कमरा था वहाँ चले गए। उसके बाद हमने दिन में खाना खाया और हम फिर उसी प्लेस पे वापस पहुँच गए। तब तक वो वहाँ से धूप सेकने के बाद उधर झाड़ियों में जो गुलदार था वो लेटा हुआ था और आराम से दूरबीन से साफ दिख रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो वो सांता खाल की ओर ऊपर को बढ़ने लग गया। तो मैं भी फटाफट गाड़ी से सांता खाल पहुंचा। सांता खाल से मैं पैदल नीचे आया और नीचे एक पत्थर मैंने इधर से मैंने जब किया था कि मैं इस पत्थर पे बैठूंगा और यहाँ से ये गुलदार इसके अगल बगल से निकलेगा तो मेरे को दिखाई देगा, मैं इसको आराम से शूट कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट उस पत्थर के ऊपर बैठ गया और इधर से मैंने उनको बताया कि आप फ़ोन द्वारा मुझे बताते रहना कि ये गुलदार कहाँ पे है, किस साइड से निकल रहा है, और इस प्रकार से मैं इसको ट्रैक कर लूँगा। तो दोस्तों वो गुलदार मेरे से कभी 100 गज पे, कभी 200 गज पे, कभी 85 गज से पे निकलता गया, इधर उधर से निकलते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे आराम करते करते और ऊपर चल रहा था, परंतु मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं। जबकि फ़ोन पे वो मेरे को बता रहे थे इस पेड़ के नीचे है या इस झाड़ी पे है, तो मैं उस झाड़ी उसको देख भी रहा था, परंतु मेरे को गुलदार नहीं दिखा। अब शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ के मैं सीधे सांता खाल निकल गया। और सांता खाल निकलने के बाद मेरे को मालूम था अब हमको शाम के लिए पहले तैयारी करनी है और उसके बाद हम मूवमेंट जो हमारा सर्चिंग मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा। तो सबसे पहले हमको गाड़ी चेंज करनी थी। गाड़ी जो कल वाली गाड़ी थी उस गाड़ी में हम फायर कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने फॉरेस्ट वालों को बोला यार इस गाड़ी को चेंज कर दो, कोई और गाड़ी मंगवा दो। तो तब उन्होंने एक कैंपर लिए, परंतु कैंपर में भी जाली थी, परंतु उस पर लूप हॉल बने हुए थे, लूप हॉल से मैं फायर कर सकता था। तो उन्होंने वो गाड़ी हमको दिला दी और उसके बाद मैं उसको लेके तुरंत फिर गंवड़ी पहुंच गया। मैंने बोला क्या पता ये सांता खाल न निकले तो गंवड़ी की ओर पार निकल जाएगा और जहां इसने बच्चा मारा था क्या पता उस पोर्शन को एक बार सर्च करने निकले। परंतु दोस्तों जब मैं गंवड़ी पहुंचा तो गंवड़ी जाते ही मुझे तुरंत फ़ोन आ गया कि रावत वो सांता खाल गांव पे लेपट पहुंच गया है और लोगों ने उसको सांता खाल गांव पे दिखा है और वो गांव के नीचे जो गौशालाएँ हैं गौशालाओं की ओर निकल गया है। तो मैं फिर गाड़ी लेके तुरंत सांता खाल पहुंचा, क्योंकि सांता खाल और गंवड़ी के बीच में केवल 2 किलोमीटर की दूरी थी। तो मैं फटक से फिर वहाँ पे पहुँच गया। मैंने वहाँ जब सर्चिंग की, लाइट मारी, तो एक गौशाला से थोड़ा दूरी पे मेरे को एक आंखें चमकी, 2 आंखें चमक रही थी, परंतु उनका गैप कम होने के कारण मेरे को लग रहा था कि एक कोई छोटा सा जीव है। तो मैंने जब टेलीस्कोप से उसको देखा तो मैंने देखा अरे ये तो गुलदार है, परंतु इसका सर छोटा लग रहा था। तो मैं वहाँ पे उसको छोड़ के यार मैंने बोला ये वो गुलदार तो नहीं है जो मैंने वहाँ देखा था, ये तो छोटा गुलदार लग रहा है, इसकी जो सर है वो सर बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए ये गुलदार नहीं, परंतु जो दूसरा गुलदार है वो गुलदार आ सकता है इधर को। तो मैं सांता खाल वहीं पे जो बैंड था, बैंड पे ही वो एक गुरुजी भी थे, जो गुरुजी के पास भी गन थी और वो भी मेरे हम कभी कभी हमारे साथ वहाँ पर से इधर उधर ट्रैक करते। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जब आए तो आपके पास गन है, आप थोड़ा इसको भगाने के लिए हवाई फायर कर लेना, बाकी मैं देख लूँगा उधर से। और थोड़ा देर हमने उसके बारे में चर्चा की और उसके बाद में कैंपर पे बैठा और कैंपर पे बैठने के बाद में मूव किया। मैंने बोला मैं गंवड़ी वाले और गाँव को इसको ट्रैक करता हूँ, ये कहाँ पहुँचता है। दोस्तों मैं गाड़ी स्टार्ट करके, हमारी गाड़ी 15 मीटर ही चली थी और मैं और चाचा उस गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे और सर्च लाइट कर रहे थे। तभी तो चाचा ने बोला फटफट से उन्होंने आवाज़ की, गाड़ी पे ठक ठक मारी, तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। फिर उन्होंने लाइट बोला राव ये देख लो गुलदार। मैंने देखा एक गुलदार जैसे हम रोड पे थे, रोड के ऊपर से थोड़ा जो हमारे बराबर पे जो घास वाले प्लॉट पे चल रहा है और हमसे वो केवल 20 से 25 मीटर, तो वो बिल्कुल एकदम जमीन पे घिसिट घिसिट के चल रहा है। तो चाचा ने बोला ये लेपर्ड
तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला चाचा ये तो बहुत छोटा लेपर्ड है, इसको क्यों मारना, ये तो आदमखोर थोड़ी है। उन्होंने मुझे देखा और फिर एक बार जोर से डांटा, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये आदमखोर है, देख नहीं रहा कितना बड़ा लेपर्ड है। मैंने फिर गौर से उसको देखा, परंतु अब मेरे को ये था कि चाचा मेरे को विश्वास दिला रहे कि बहुत बड़ा लेपर्ड है, इसलिए मैंने उसके वो घिसट के चल रहा था तो मैंने उसके आगे के चेस्ट का एम किया और तुरंत फायर कर दिया, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा 15-20 मीटर पे था केवल। और लेपर्ड तुरंत वहाँ से एक उसमें गिर के सीधे रोड पे गिर गया। जब मैंने रोड पे गिरा तो चाचा ने लाइट मारी, मैंने देखा अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा लेपर्ड था, और मैं तो उसको बहुत छोटा समझ रहा था। माने यदि चाचा उस समय उसको मेरे को सतर्क नहीं करते और मेरे को फायर करने के लिए नहीं बोलते तो मैंने उस दिन आदमखोर को छोड़ दिया था। छोड़ क्या दिया था, उसके बाद क्या पता वो 1-2 किल और करता या फिर कब मारा जाता। परंतु उन्होंने उनकी सतर्कता के कारण क्या हुआ कि आदमखोर को हमने तुरंत शूट कर दिया। उसके बाद जो लोग हमारे से बातचीत कर रहे थे वो वहीं पे रोडी पे खड़े थे, उन्होंने देखा धम फायर हो गया, वो भी वहाँ पर से इधर आए, तब तक उन्होंने देखा कि रोड पे एक लेपर्ड गिरा हुआ है। अरे उन्होंने बोला इतने जल्दी यहाँ पे आ गया था। हाँ मैंने तब लगाया अंदाज कि जो मैं उस समय नीचे शांता गांव के नीचे गौशाला पे जो आंखें दिख रही थी वो भी इसीलिए मेरे को छोटी दिख रही थी क्योंकि वो लेपर्ड उस समय वहाँ आ गया था, क्योंकि वो नाले से सीधे ऊपर ही बढ़ रहा था। और उसके बाद जब मैं ऊपर आया और हम शांता खाल पे आपस में गपशप करने लगे तो वो लेपर्ड भी फिर हमारे आड़ लेते हुए और हम पे अटैक करने के लिए घात लगा के धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। क्योंकि मैंने इससे पहले भी दिन भी इसका देखा था कि रोड से बिल्कुल एकदम चिपक के घिसिट के हमारी ओर बढ़ रहा था। आज भी हम 2-4 लोग वहाँ पे गप मार रहे थे तो ये उन्हीं के चक्कर में हमारे पास पहुँच रहा था, तो मेरे को बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा उस 11 गांव हिंदाओं पे लेपर्डों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसके जब हम इसको मार के आए थे तो मेरे समझ से 1-2 साल बाद वहाँ फिर और गुलदार भी लगे थे जो हमने नहीं मारे, बल्कि मेरे समझ से भंडारी जो एक शिकारी है पोखाल के, उन्होंने मारा था। मैंने देखा कि उसमें 1 किलोमीटर पे कम से कम 4 लेपर्ड हैं और उनकी संख्या इसलिए वहाँ ज़्यादा थी क्योंकि घनसाली से आगे जब टेहरी डैम बना तो टेहरी डैम की लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है और उसकी गहराई 261 मीटर है। तो आप लगा लो इतने बड़े परिक्षेत्र में जब पानी भरा होगा तो लेपर्ड डूबे थोड़ी, लेपर्ड तो सब ऊपर निकल गए ना, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। और उसके बाद क्या हो गया कि वो लगभग एक ही जगह एकत्र होने लग गए और उनका जो आवास स्थल था वो आवास स्थल बहुत कम पड़ गया उनको। उनके लिए जितनी जगह चाहिए थी उतनी जगह उन पे वहाँ मिली नहीं और उतना खाना उनको मिला नहीं। तो इसलिए अपना आप ही हुआ कि आदमखोर तो उन्होंने होना था, क्योंकि मैं मेरे समझ से तब तक या उसके बाद तक मैं 13 आदमखोर गुलदारों को मैं टेहरी जनपद पे मार चुका हूँ। तो आप लगा लो कितनी बड़ी संख्या में उस साइड पे गुलदारों का आतंक रहा है। और दोस्तों उस समय टेहरी डैम के कारण उसी से लगे हुए उत्तरकाशी जो जनपद का जो एरिया है जो टेहरी और उत्तरकाशी के बीच का है उसमें भी गुलदारों की संख्या इसी कारण बढ़ी हुई है। और चलो दोस्तों उसके बाद हम इस गुलदार को अपने कैंप ले आए। कैंप के बाद हमने इसको सुबह पोस्टमार्टम के लिए घनसाली लाना था, परंतु गांव वालों की उनकी एक रिक्वेस्ट थी हमारे साथ कि सर आप गुलदार को लेके हमारे गांव पे आए और वहाँ पे हमारा एक सम्मान समारोह आपके लिए रखा हुआ है। तो हम सुबह लेपर्ड के साथ जब वापस आ रहे थे तो हम उनके गांव पे रुके। वहाँ पे उन लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया हम लोगों को और गुलदार दोनों को फूल मालाओं से एकदम सजा दिया, एकदम इतने फूल मालाओं से गदगद कर दिया कि मैं उनके इस जो उन्होंने हमारा स्वागत किया उसको जीवन भर नहीं भूलता हूँ। और उसके बाद हम इसको पोस्टमार्टम के लिए घनसाली ले आए। घनसाली में इस गुलदार का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद दोस्तों हमने इस गुलदार को जला के नष्ट कर दिया। तो दोस्तों ये थी टेहरी जनपद के 11 गांव हिंदाव के आदमखोर की सच्ची घटना।
आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अपने अनुभवों के साथ और एक रोमांचक घटना के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।